हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सब आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि आपका 6 फरवरी 2023 में हुआ था। हम इसे जो है पूरा डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्लस जो आपके CDP के 30 क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करेंगे। और ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो आपको पेपर दिखाया जाएगा ये आपकी बाईलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, इधर आपको इंग्लिश में और आपको हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा। तो जो भी नया जुड़ो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके ऐसे ही इसी प्रकार सारे प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पर। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने के लिए परस्पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तथापि विकास का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे आपका समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन व तार्किकता की स्पष्टता करता है। देखो, इसमें सीधा मैंने आपको टैग वर्ड की भी क्लासेस कराई है, आप जाकर उन्हें भी देखना, क्योंकि टैग वर्ड की क्लासेस से हम जो है यहाँ पर कई क्वेश्चन करेंगे। तो सीधा सिर्फ टैग वर्ड देखेंगे और आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। आपको आंसर देखकर समझ में आ जाएगा कौन सा आपका होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका सीधा पूछा है, सिर्फ इतना याद रखो, समस्या समाधान, आपका चिंतन, तार्किकता, ये सारी चीजें मैंने आपको CDP की क्लास में पढ़ाई है। तो ये आपके किसके अंडर में आता है, आपको ये पूरी राम कहानी नहीं पढ़नी, सिर्फ इतना पूछा है कि समस्या समाधान, ये चिंतन करना, तर्क करना, लॉजिक लगाना किसके अंडर में आएगा आपका। यहाँ पर शारीरिक फिजिकल में नहीं आता, सोशल में भी नहीं आएगा, और आपका मोटर भी पढ़ा हमने, ये भी नहीं होता। यहाँ पर क्या आपका फोर्थ ऑप्शन हमने जो कि क्लासेस में कवर भी किया है, क्या है आपका कोग्निटिव संज्ञान। संज्ञान का सिर्फ एक है, क्या है माइंड। माइंड में क्या क्या चीजें करते हो, प्रॉब्लम भी सोल्व करना माइंड से ही होता है। तर्क लगाते हो, चिंतन करते हो, किसी चीज पर थिंकिंग करते हो, कल्पना करते हो, सब किसके पार्ट है, आपके यहाँ संज्ञान के। तो क्या हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो है डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप इसे जाकर चेक भी कर सकते हो, इसे पढ़ लेना, इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विकास से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। इन्होंने क्या पूछा, विकास जो है कब से मतलब किससे किस ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, सिर से पैर तक, सिर से पैर, या फिर जटिल, आपका सरल, बाह्य केंद्र, विशिष्ट, या फिर सामान्य। देखो, आपने छोटे बच्चे देखोगे क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी वो सीधा पैरों पर खड़ा होना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, क्या करेंगे, धीरे धीरे वो सर संभालते हैं, अपने धड़ को संभालना स्टार्ट करते हैं, वो बैठना सीखते हैं। बैठने के बाद क्या करेंगे बच्चे, फिर चलना सीखेंगे, घुटनों के बल चलना सीखेंगे, फिर वो खड़ा होना सीख जाते हैं और उसी प्रकार से फिर चलना। तो क्या होता है इसमें, अपना बच्चा जो है सबसे पहले सिर संभालता है। जब आप छोटे बच्चों को देखोगे उस पर बैठा भी नहीं जाता, आप उसे बिठा दो पीछे को लुढ़क जाएगा। क्या होता है, बच्चे का बैलेंस नहीं बनता। तो बच्चा बैलेंस किस प्रकार से बनाएगा, पहले सिर फिर अपने पैर से। तो बाकी जो ऑप्शन थे ये इसके यहाँ पर प्रकार नहीं थे। तो क्या था, इसका जो एक ही आंसर है वो है आपका ए, सिर से लेकर पैर तक। आगे चलते हैं, आपको हर क्वेश्चन के नीचे जो है हमने एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप इन्हें बाद में पढ़ लेना। अब हम करेंगे यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान खाली स्थान समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है और समाजीकरण का द्वितीय कारक। हमने आपका समाजीकरण का जब चैप्टर किया था उसमें ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर बताई थी कि इससे जो है आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। समाजीकरण हमने एक ही क्लास में आपका कंप्लीट किया है, तो आप जाकर जरूर देख लेना। ये क्वेश्चन 1 सेकंड में आप कर दोगे अगर आपने क्लासेस देखी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपसे क्या पूछा है इन्होंने, पहले क्या पूछा, आपका प्राथमिक, ठीक है, पहले क्या बताना, आपका प्राथमिक कारक, फिर आपका द्वितीय। मैंने प्राथमिक में क्या बताया था, परिवार जो है आपका प्राथमिक है। तो जहां पर भी फर्स्ट ऑप्शन में परिवार देखिए वो आपका सही हो जाएगा। ये तो सेकंड में, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी सेकंड में, ये भी गलत। तो क्या है आपका, सिर्फ थर्ड में क्या है, फर्स्ट में परिवार दे रखा है। और विद्यालय क्या बताया था आपका, द्वितीय है, ठीक है, द्वितीय कारक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। परिवार क्या करता है, ये आपका प्राथमिक प्रभाव डालता है, वहीं विद्यालय जो होता है आपका द्वितीय कारक होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे भी हमने पढ़ा है कि अगर जो है एक स्कीम मतलब जो संतुष्ट परिणाम नहीं देता, अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता तो खालिस्तान उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा आपका, चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अनुकरण, फिर आपका असंतुलन, संरक्षण या विकास का आपका समीपस्थ क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने क्या बताया, आपका संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा, तो आपका यहाँ पर GPD जो है आपका इनके द्वारा नहीं दिया गया, तो इसे हटा दीजिए। जीन पियाजे ने आपका GPD के बारे में बात नहीं की, ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इनका जिक्र नहीं किया, तो इसे हटा दो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन तीनों को ही समझाया था। अनुकरण क्या था, असंतुलन क्या था, संरक्षण। देखो इसमें अनुकरण भी
पॉजिटिव चीज़ें हैं, संरक्षण भी पॉजिटिव, लेकिन असंतुलन क्या होगा, नेगेटिव चीज़ें। तो नेगेटिव ही आपसे यहाँ पर आंसर पूछा है, तो सीधा का सीधा बी हो जाएगा। और दूसरा मैंने आपको असंतुलन की डेफिनेशन बताई थी, क्या होता है असंतुलन, जब हम किसी चीज़ से जो है संतुष्ट ना हो, परिणाम से संतुष्ट ना हो, असंतुलन चीज़ें हो, ठीक है, आप उसे संतुलन में करना चाहते हो लेकिन संतुलन नहीं है, वो असंतुलन है। तो इसी वजह से जो है आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बी के बारे में ही इन्होंने पूछा है। आगे चलते हैं, ये यहाँ पर आपकी अवस्था दे रखी है, आप सभी जो है एक बार यहाँ पर रिवीजन भी कर सकते हो। अब चलते हैं, आपका 5th क्वेश्चन क्या आया था पेपर में, यहाँ पर है जीन पियाजे से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। बताया था जीन पियाजे को क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास के यहाँ पर जनक भी कहा जाता है, विकासात्मक, इन्होंने इस पर भी बल दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लास में डिटेल में रखी है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्या बच्चे किन अवस्था में वस्तु स्थायित्व को समझना आरंभ कर देते हैं, तो किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व को समझना स्टार्ट कर देंगे, आपका यहाँ पर संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, आपका मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक, ये चारों स्टेज भी आपसे पूछी जाती है। सीक्वेंस में लगाओ, तो ये क्या दे रखी है आपकी, सीक्वेंस में ही दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। जो आपका यहाँ पर वस्तु स्थायित्व है वो आपका बच्चा जो है संवेदी गामक आपका सेंसरी मोटर में ही सीख जाता है। इसमें क्या होता है कि उन्हें जो देखा वस्तु वो छुआ नहीं, क्या है मतलब, जब उन्हें देखा और छुआ नहीं, जीन पियाजे ने क्या बताया इसमें कि बच्चा जो है उनके सामने वस्तु है, आपने उसे हटा दी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि वो वस्तु जो है वहाँ पर नहीं है, उस चीज़ का अस्तित्व नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें उसके अंदर डेवलप होगी, तो बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व आ जाता है। बच्चों को पता है कि वो चीज़ें आपने उनकी आंखों से हटाई है, ऐसा नहीं है कि वस्तु ही गायब हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है, सिर्फ इतना भी याद करोगे तो ये आपके स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। संवेदीगामक आपका वस्तु स्थायित्व, लक्ष्यमुखी आपका व्यवहार का उद्भव, ऐसे आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आत्मकेंद्रिता, काल्पनिक खेल या फिर आपका प्रत्यक्ष बोध का विकास। अब बात करेंगे आपका थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा, परिरक्षण, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, मूर्त तार्किक चिंतन, और अमूर्त तार्किक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक में आएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में पूछिए तो 4th स्टेज पर ही आपको जाना है। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है आपका, ये भी क्वेश्चन जो है आपका CTET का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार इस टाइप के चीज़ें पूछी जाती है और पता नहीं कब से, 2011 से आपका पेपर स्टार्ट है CTET का, तब से इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर चुके हैं। इसमें क्या है आपका, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा का प्रस्तुत किया गया। हेंज का आपका पूरा एक सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया, ये पूरी सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर जो है आपको क्लासेस प्रोवाइड हो जाएगी। हेंज की दुविधा का सिद्धांत है, इसमें क्या है आपका प्रक्रिया व्यक्त की जाती है, हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है, लेकिन वहीं पर क्या ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है, देखो यहाँ पर क्या है कि जो आपके रमन के सम्मुख हमने ये चीज़ें बताई तो उसके मन में क्या है, रमन ने क्या कहा कि भाई उसे पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है। तो इन्होंने पूछा है कि वर्तमान जो में आपका रमन है ये किस अवस्था में है, तो किस अवस्था में ये आ चुका है आपके यहाँ पर कानून एवं व्यवस्था अभियान। मतलब क्यों, क्योंकि ये मान रहा है ना कि चोरी करना अपराध है, ये लॉ ऑर्डर को ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसी अवस्था में जो है ये आ चुका है। 4 अवस्था ये आपके यहाँ पर दी हुई है, चारों से ही क्वेश्चन हर बार बनते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गुड बॉय गुड गर्ल, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसका भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि पूर्व लिंकिंग में जो है 4 से 10 साल की वर्ष में आपकी ये सजा, आज्ञा पालन, इन अभिविन्यास को जानता है। इसी प्रकार से जो है आपके यहाँ पर 6 की 6 जो आपके अवस्था को बताया। इसमें क्या है आपके लेवल तो 3 है, ठीक है, लेवल आपके 3 है, लेकिन जो आपकी स्टेज है वो आपके यहाँ पर 6 प्रकार के और 6 की 6 स्टेज का यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं, आपका 7th क्वेश्चन, अगर आप कहोगे तो जो ये आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा में चीज़ें हैं इसे भी यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको सिर्फ क्वेश्चन ही यहाँ पर सोल्यूशन कराने, क्वेश्चन ही सोल्व करने, या फिर आपको जो एक्स्ट्रा में चीज़ें हैं इन्हें भी पढ़ना है क्योंकि इनसे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसी के अकॉर्डिंग जो है अगली क्लास हम यहाँ पर डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आपकी 7th में क्या है, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। सबसे फर्स्ट क्या है, सामाजिक जो है पृथक्करण अधिगम में योगदान करता है, ठीक है। आगे है, बच्चे दूसरों से सहयोग के बिना, क्या सहयोग के बिना, नेगेटिव चीज़ें कट कर दो, पूरे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आगे आपका सी, संकेत और मदद अधिगम में अवरोध, अवरोध क्या है, नेगेटिव वर्ड है, सीधा कट, टैग वर्ड से क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये दोनों हट जाएंगे। अब आपके पास क्या है, आपका ए है और आपका डी है।
क्या है इसमें, संस्कृत उपकरण के अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देता है। योगदान क्या है, पॉजिटिव चीज है भाई, पॉजिटिव चीज है तो ये होगा यहाँ पर क्या, पृथकीकरण, मतलब चीजों को डिवाइड कर देगा, तो ये भी चीजें गलत है, तो सीधा आंसर आपका बन जाएगा इसमें डी। तो टैग वर्ड से हमने कितनी आसानी से आपका यहाँ पर आंसर निकाल लिया। इसी प्रकार से आपको पेपर में करना है। एक तो होता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक होता है कि बच्चा पेपर किस प्रकार से सोल्व कर रहा है। अगर आपको पेपर सोल्व करना आ गया तो आपका सीटेट रुकने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते बहुत अच्छा है लेकिन उनका पेपर फिर भी क्लियर नहीं होता। वो रीज़न यही है कि वो क्या करते हैं कि वो अपनी कोई भी चीज़ें, मतलब उन्हें पेपर, वो बीच में एक तो क्या नहीं करते, अपनी प्रैक्टिस नहीं करते, जिससे उन्हें पता ही नहीं लगता पेपर किस प्रकार से सोल्व करना चाहिए। और ये सब व्यक्तियों की, सब बच्चों की अलग अलग तरीके होते हैं कि वो किस प्रकार से अपना पेपर सोल्व करें, कम टाइम में कितने अच्छे तरीके से जो है सही आंसर पर पहुंच जाए। हम उसी पर यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8 क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है शिक्षण अधिगम की निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिगम को सुमुक्त करती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला निष्क्रिय, निष्क्रिय कोई आपका यहाँ पर अधिगम कराएगा नहीं। सहभागी अधिगम, चलिए आगे है व्याख्यात्मक, मतलब व्याख्यान करना, ये भी नहीं होता। व्याख्यान ऐसा थोड़ी कि वहाँ पर टीचर जो है लेक्चर ही दे रहा है उससे बच्चा सीख लेगा, ऐसा भी नहीं होता। ये भी व्याख्यान बताया था मैंने टैग वर्ड में, गलत चीज़ें हैं। ऐसे क्या है आपका उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, यहाँ पर क्या है स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनर की बात थोड़ी करोगे आप। यहाँ पर लर्निंग में क्या पूछा है आपसे कि शिक्षण अधिगम की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। तो सबसे अच्छी मानी क्या है, सहभागी, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सहभागी, मतलब एक दूसरे के साथ यहाँ पर सीखना। यही क्या है आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव लर्निंग होती है। तो यहाँ पर आपका बता भी रखा है कि क्या होता है, छोटे छात्रों को जोड़े या छोटे छोटे समूह में काम कराया जाता है जिससे बच्चा और भी बेटर तरीके से सीखे, एक दूसरे की जो है यहाँ पर उनकी क्षमताओं से, इंटरेस्ट से, उनके बीच में जो है रहकर वो समायोजन भी कर पाए। ठीक है, आगे है आपका 9th, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है, किसकी करती है। तो यहाँ पर आपका मानकीकृत पाठ्यचर्या, तो ये चीज़ें आपकी टैग वर्ड में बताई थी, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव चीज़ें हैं। आगे है आपका पुरस्कार व दंड का इस्तेमाल करना, नेगेटिव चीज़ें कट करते जाओ। ऐसी आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, ये तो भाई पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बल दे रहे हैं। और बाल केंद्रित का मतलब क्या है, सब बच्चों को उन्हीं के इंटरेस्ट, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर जो है हमें पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को हमें एक ही डंडे से हाँक रहे हैं, ये चीज़ें हमें नहीं करनी। आगे योग्यता के लिए सत्तावादी, यहाँ पर सत्तावादी आगे नेगेटिव वर्ड हटा दीजिए। सीधा का सीधा एक ही आराम से जो है आपका यहाँ पर आंसर निकल गया, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखकर सीधा आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है आपका यहाँ पर 10, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है। इन्होंने क्या बताया बुद्धि से रिलेटेड, कि बुद्धि के लिए सभी बच्चे एक समान स्तर पर होते हैं। चलिए आगे, एक सामान्य योग्यता जिसका कोई जैविक आधार नहीं है। क्या बताया, जैविक आधार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, जन्म से ही स्थिर है। क्या है, बुद्धि जो है जन्म से ही स्थिर है। साथ ही साथ इसमें जो है परिवेशीय कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता। क्या आपके इन्वायरमेंट फैक्टर का आपकी बुद्धि पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, पड़ता है। अगर आप खाने पीने को ही ना दो तो बच्चा कितना अच्छा सोच पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, तो सी तो हट जाएगा। आगे है आपका कई प्रकार की होती है बुद्धि, क्या होती है, कई प्रकार की होती है। व्यक्तिगत व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के लिए विभिन्न स्तर होते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है आपकी बुद्धि को कई पार्ट में जो है डिवाइड किया था, तो इसी वजह से जो है आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बाकी सब जो है आपके कह सकते हो नेगेटिव वर्डों का यूज़ किया गया है, जैसे एक समान स्तर, ठीक है, सामान्य योग्यता, लेकिन कोई जैविक आधार नहीं, नोट आएगा तो हटा दीजिए। तो इसी प्रकार से जो आपका 4th बिल्कुल सही यहाँ पर दे रखा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका हार्वर्ड गार्डनर ने जो है टोटल 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। इन 9 प्रकार की बुद्धि को ध्यान में रखना। तार्किक, गणितीय, भाषाई, स्थानिक, आपका शारीरिक, गतिक, आपका संगीतिक, आपका पारस्परिक, आपका अंत्य व्यक्तिगत तथा आपका प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, ये आपके 9 प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। आगे है आपका यहाँ पर अभिकथन आगे और उसका तर्क आ गया। ठीक है, रीजन दे रखा है आपको। क्या है, सबसे पहले कि अधिगम जो है आपका समाजवादी, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया के सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मौलिक समृद्ध परिवेश के रूप में सर्जन किया जाना चाहिए। भाई आपका कथन तो बिल्कुल अच्छा दे रखा है। आगे चलते हैं, इसमें क्या है कि भाषा विकास के लिए विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं। क्या बताया, कोई भूमिका नहीं, तो ये तो भाई नेगेटिव हो, ये तो होगा ही नहीं। क्या, ये तो होगा ही नहीं, तो आपको ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, और बी आपका यहाँ पर
रीज़न जो है आपका गलत है। तो देखिए कि इसमें आपका दे रखा है, इसमें क्या है बोथ आर ट्रू, इसे हटा दीजिए। इसमें भी क्या है दोनों ट्रू, हटा दीजिए। इसमें क्या है दोनों गलत, ये भी हटा दीजिए, सीधा सी बचा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको वहाँ पर पेपर में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका 12, इसमें क्या है लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम तथा संवेदनशील होता है। अगर हम इस थिंकिंग के बेस पर चले तो हम किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? हमने इससे रिलेटेड आपका एनसीईआरटी का एक चैप्टर है पॉलिटी में, जो भी बच्चे एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर इसे अच्छे से डिस्कस किया था कि जो है बच्चे यहाँ पर समाज के लिए थिंकिंग किस प्रकार से रखी जाती है, लड़के लड़कियों को लेकर सारी चीज़ें जानी थी। तो यहाँ पर क्या चीज़ें होती है आपकी जेंडर, आपका रूढ़िवादिता क्या होती है, पहले से ही चीज़ें फिक्स है। भाई लड़के तो बहुत कठोर है, वो तो कभी रोते नहीं, लड़कियां बहुत नरम स्वभाव की है, संवेदनशील है। तो ये सब क्या आपकी रूढ़िवादिता है, पहले से ही चली आ रही है। समानता तो यहाँ पर हो ही नहीं, समता भी नहीं हो रही, सशक्तिकरण भी यहाँ पर नहीं दे रहा। तो तीनों ही चीज़ें क्या थी पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ पर एक ही चीज़ें थी, क्या थी वो थी आपकी जेंडर रूढ़िवादिता। तो आपका इसमें डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर चलते आपके 13, इसमें क्या है बच्चों को स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के किस प्रकार के संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। नोट को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी प्रस्तुत करना। बहुविध तरीके क्या है आपके पॉजिटिव चीजें, टैग वर्ड में क्या बताया था पॉजिटिव चीज है, जहां पर दिखे सही होगा। आगे आपका बहुविध तरीकों से जानकारी, अवसर देना, अवसर आ गया पॉजिटिव चीजें, यहाँ पर भी अवसर देना क्या होगा पॉजिटिव चीजें। यहाँ पर क्या आ गया आपका पृथकीकरण, मतलब आपका चीजों को डिवाइड करना। ठीक है, दूसरा लेबलिंग लगाना, नामीकरण करना कि लेबल लगा देना कि भाई ये तो इतना ही पढ़ पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। ऐसी चीज़ों को डिवाइड कर देना, भाई ये सब लाइन में पढ़ने वाले बच्चे बैठेंगे, इस वाली लाइन में जो है कम पढ़ने वाले बच्चे बैठेंगे। तो इस काम के अगर यहाँ पर आपके बच्चों को स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को इस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। बाकी जो आपके तीनों ऑप्शन थे बिल्कुल सही थे। ठीक है, लेकिन आपका ये डी जो था नेगेटिव था। नेगेटिव क्यों था बता दिया आपको। आगे है आपका यहाँ पर 14 आकलन से। ठीक है, आकलन भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या है विद्यार्थी आकलन का मुख्य कारण क्या होता है, विद्यार्थी को परीक्षा के भय पैदा करना। भय पैदा करना बताया टैग वर्ड में, आपका गलत हो जाएगा। टैग वर्ड की क्लासेस आप सभी देख लेना, क्योंकि अगर आप वो देख लोगे तो आराम से 80+ क्वेश्चन जो है उससे सही हो जाएंगे, सिर्फ एक टैग वर्ड की क्लास से। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं। इन्होंने क्या कहा, चुनौतियों को पहचान करना, क्या अधिगम के अनुकूलतम बनाने के लिए पर विद्यार्थियों की खूबी तथा चुनौतियों को पहचान करना। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने के लिए कक्षा में प्रोन्नत करना पर या रोक लगा देना, मतलब या तो वृद्धि करे इस चीज पर रोक लगा दे, तो ये भी नेगेटिव है, इसे हटा दीजिए। विद्यार्थियों को श्रेणी देना, जहां पर भी श्रेणी, रैंक, नंबर की बात हो रही है, क्रेडिट की बात हो रही है, ये सब चीजें क्या है नेगेटिव है। ना तो हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि वो टॉप करे, ना ही बच्चों को इसलिए पढ़ाएंगे कि वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए। ये सारी चीजें क्या है नेगेटिव वर्ड है। तो सीधा का सीधा एक ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या उनकी खूबियों को पहचान रहे हैं, चुनौतियों की पहचान कर रहे हैं। हाँ, बच्चे को यहाँ पर क्या हो रही है प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, बच्चे की उसमें हेल्प करेंगे। तो बी जो है बिल्कुल सही है। आकलन की जो आपकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो आपकी बी में ही बताई गई है। आगे आपका यहाँ पर 15 में क्या है, आप अपने विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन को जो है सुमत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप कौन से कौशल का संवर्धन करोगे, मतलब आपको सबसे बेस्ट तरीका बताना है यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग करने का। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है ये भी बता रखा है क्लासेस में, देख लेना। क्रिटिकल थिंकिंग क्या बहुत ही अच्छे से आप बच्चों को चिंतन करा पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर बच्चा क्या क्रिटिकल अलग अलग तथ्यों पर सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, अपनी थिंकिंग यूज कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है अभिसारी। ठीक है, आगे चलता है आपका स्वचिंतन। इसके बाद है कंठस्थीकरण करना, मतलब रूट मेमोराइजेशन। रूट चीजें गलत है, इसे हटा दीजिए। पैसिव करना ये भी गलत है, निष्क्रिय हो जाएगा तो वहाँ पर बच्चे थिंकिंग थोड़ी करेगा, तो दोनों गलत हो गए। अब आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, एक तो है आपका अभिसारी, ठीक है, कन्वर्जेंट। आगे है आपका स्वय चिंतन। जब यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ जाती है तो यहाँ पर बच्चा खुद से चिंतन करना स्टार्ट कर देगा। क्रिटिकल मतलब खुद से अलग अलग विचार करना, तो क्या आ जाएगा आपका स्वय चिंतन, मतलब खुद से ही यहाँ पर बच्चा चिंतन कर पा रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी सारी चिंतन भी नहीं होगा, क्या होगा सिर्फ आपका बी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, इसे प्रमोट करने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। आगे है यहाँ पर 16 विद्यालयों में
सुविधा वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है, किस ओर संकेत करेगा। ठीक है, विद्यालय जो है सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दे। चलिए आगे क्या है, उनके माता पिता की शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता। आगे विद्यालय जो है सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं करता। आगे क्या है, बच्चों का जो है सामाजिक परिवेश अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। क्या है, उत्तरदायी है। आगे चलते हैं, देखो इन्होंने क्या पूछा कि आपके जो ऐसे सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से, जो आपके पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं या फिर बिल्कुल ऐसे डिसएडवांटेज आपके बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार का जो है यहाँ पर निष्पादन की ओर संकेत करता है, किस ओर करेगा। यहाँ पर करेगा हमारा जो बिल्कुल सही है, क्या, विद्यालय में जो है सभी बच्चों की आवश्यकता और योग्यताओं को संबोधित नहीं करता। ये नहीं बताएगा भाई ये बच्चा इतना है, ये बच्चा वहाँ से पढ़ के आया, ये बच्चा उसे आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उसे हम यहाँ पर संबोधित नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महत्व नहीं दे रहे, उसकी ओर आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे, तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या है, आपके विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। तो पूछा है जो उनका निम्न स्तरीय निष्पादन है किस ओर संकेत जो है विद्यालय में करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता की ओर ध्यान दे। चलिए ठीक है, आगे उनकी माता पिता की महत्व नहीं रखते, तो ये तो चीज़ें गलत हो जाएगी। आगे आपका सी क्या है, विद्यालय में सभी बच्चों की योग्यता व संबोधित नहीं करता, आवश्यकताओं व योग्यताओं को संबोधित नहीं करता, ये तो चीज़ें गलत है, तो ये भी हट जाएगा। आगे क्या है, सामाजिक परिवेश जो है बच्चों के अधिगम को पूरी तरह से उत्तरदायी करता है, तो ये भी नेगेटिव चीज़ है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो आपका ए होगा, लेकिन जो आपका यहाँ पर माना गया था वो आपका सी बिल्कुल सही माना गया था। ठीक है, जो आपके आंसर की आई थी उसमें जो आपका सी सही था, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग है वो आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको सी लगा के आना है या फिर ए, जो भी आपको सही लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, विकलांगता व्यक्तित्व तथा सामाजिक कारकों के बीच बंधित अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, क्या है, विकलांगता जो है व्यक्तित्व तथा सामाजिक कारकों के बीच क्या अंतःक्रिया का परिणाम है। इसमें विकलांगता का कौन सा प्रतिमान जो है इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है, कौन सा करेगा। सबसे पहले चिकित्सीय, ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पर आपका दानशीलता, इसके बाद है आपका सामाजिक, इसके बाद आपका मानवीय अधिकार। देखो मानवीय अधिकार आपकी पॉजिटिव चीज़ है, तो ये तो अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका मेडिकल, मेडिकल में ये नहीं कहा जाता कि व्यक्तिगत सामाजिक कारकों का, ये भी नहीं है। ठीक है, दानशीलता भी अलग होगी, चैरिटी आपकी अलग, लेकिन जो आपका सोशल चीज़ें है यही हमें क्या करती है, अंतःक्रिया का परिणाम है कि बताती है विकलांगता है। ठीक है, समाज में ही तो आपका भेदभाव होता है। ठीक है, चिकित्सा नहीं करती कोई डॉक्टर, ये नहीं देखेगा भाई ये तो विकलांग, हम इसका इलाज नहीं करेंगे, इसके बुखार की दवाई नहीं देंगे। ठीक है, ऐसी दानशीलता ये नहीं देखेगा भाई इसके तो विकलांग है, हम इसे दान नहीं देंगे। ऐसी कोई मानवीय अधिकार ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको दिया गया है, कोई विकलांग बच्चा है उसे जो है यहाँ पर मानवीय अधिकार नहीं दिया, सभी के लिए समान है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी सामाजिक। ठीक है, इसी का क्या करती है, समर्थन करती है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान है, वो है आपका सामाजिक। और यहाँ पर जो आप एक तरीके से जा सकते थे, जैसे यहाँ पर इन्होंने सामाजिक कारकों के बीच का पूछा, तो इसी के अकॉर्डिंग आप सामाजिक पर भी जा सकते थे। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 18। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों में सफल समावेश को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप में प्रयोग करें। चलिए आगे है, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करें। आगे है आपका कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना निषेध कर दे। चलिए सुनिश्चित करना है कि मौखिक संप्रेषण जो है दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण से पूरित हो। देखो इन्होंने क्या पूछा, जो आपके श्रवण बाधित बच्चे हैं इसके लिए जो है अध्यापक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, जानकारी प्रस्तुत कर दे, व्याख्यान दे दे। वो क्या है, श्रवण उसे तो सुनाई नहीं दे रहे, तो आप व्याख्यान क्यों दे रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे क्या मौखिक बातें, यहाँ पर मौखिक परीक्षण ले रहे हो, अरे उसे नहीं सुन रहा तो वो क्या बताएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा।
ऐसे क्या निषेध कर रहे हो सांकेतिक भाषा को, जिससे वो थोड़ा बहुत समझ भी सके, तो भी गलत। हमें क्या करना है, उसे दृश्य, ठीक है, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण करना है, क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा लेकिन वो देख तो सकता है। तो इस वजह से जो है हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर 19वां, इसमें क्या है, मेधावी या फिर प्रतिभाशाली बच्चों को किस प्रकार की संभावनाएं होती हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका बहुत ही अच्छा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन्होंने क्या बताया कि जो आपके प्रतिभाशाली है, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की संभावना देखने को मिलती हैं। सबसे पहले उन्हें क्या होगा, मूल बातों को सहज समझने में अभाव होगा। ऐसा तो नहीं है, क्यों? क्योंकि वो प्रतिभाशाली चीज़ें आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। अपने सहपाठियों की तुलना काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया करेंगे। भाई नेगेटिव चीज़ है, गलत, बिल्कुल अपोजिट दे रखा है। इसी प्रकार से आपको टाइम बचाते हुए अपना आंसर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बच्चे कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए, तो इसे भी हटा दो। सीधा क्या है, चुनौती भरा दो तथा काम को तुरंत छोड़ देते। ऐसा नहीं है कि मेधावी बच्चे काम को तुरंत छोड़ेंगे, नहीं, तो ये भी गलत है। क्या करते हैं, वो समाधान खोजने के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। वो क्या करते हैं, बार बार उन्हें नई चीज़ें चाहिए होती है। अपना काम खत्म करने के बाद उन्हें दोबारा से कोई वर्क दो, वरना फिर वो क्या हो जाएंगे, बेचैन होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर उन्हें कुछ नई चीज़ें करने को नहीं मिलती। तो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बुद्धि लब्धि पूछ ले आपसे, प्रतिभाशाली की कितनी है, 140 से अधिक होते हैं, ठीक है। 140 प्लस जो आपकी बुद्धि लब्धि, इससे भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी पेपर है सारे ही पेपर कराएंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस आप सपोर्ट करते रहिए। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर 2020 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आपका अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, ये क्या है आपका एक कह सकते हो डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए जो है कौन सी चुनौती जो है प्रस्तुत करेगा, कौन सी करेगा। आपका यहाँ पर आ गया ADHD, जो आपका यहाँ पर डिसऑर्डर होता है, इसमें जो है कौन सी चुनौती देखने को मिलती है। सबसे पहले लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी का सुगम्य पहुँच, आगे है विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, आगे है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधीय समूह में प्रस्तुत करना, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो इसमें जो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो आपके यहाँ पर ये इस टाइप के डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं, ये क्या होते हैं, लंबी अवधि तक नहीं बैठ पाते, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको चुनौती किसमें, बिना अंतराल के लंबी अवधि तक व्याख्यान ये नहीं देख पा रहे हैं। इन्हें छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड करना पड़ता है काम को, छोटे छोटे, क्योंकि इनके अटेंशन जो है कम होती है, कम चीज़ों पर फोकस रख पाते हैं लंबे समय तक। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर इनके लक्षण दिए, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करेंगे, भूलने की प्रवृत्ति, ध्यान में इनकी कमी होती है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सीधा फुल फॉर्म पूछ लेगा, ADHD की फुल फॉर्म क्या है, कब से शुरू होता है, बचपन से शुरू होगा और बड़ी उम्र तक भी जारी रहता है। आगे आपका 21, फिर से इन्होंने आपका अभिकथन दे दिया, रीजन दे दिया। इसमें क्या, अध्यापक जो है अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने के लिए समूह कार्य करने तथा सक्रिय रूप से भाग लेने के प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित करना पॉजिटिव है, टैग है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और आपको जो ये आपके रीजन वाले ऑप्शन होते हैं ना, इन चीज़ को ध्यान से करना, क्योंकि बच्चे इनमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं और हम इस तरीके से आपका सोल्व कराएंगे कि आप एग्जाम में गलती ना करो। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो गया। क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है चीज़ों को। आगे क्या है आपका, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है जो विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सर्जन करना चाहिए। क्या बताया इन्होंने, यहाँ पर किसके बारे में बात कर दी, सामाजिक गतिविधियों के बारे में। क्यों, यहाँ पर विद्यार्थी जो है सामूहिक रूप से ज्ञान क्या कर पाता है, सर्जन कर पाता है। ऑप्शन क्या है कि दोनों सही है, व्याख्या बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है कि दोनों सही है, लेकिन व्याख्या बिल्कुल गलत है। आगे है आपका यहाँ पर क्या बताया कि सही है एक और एक गलत है, यहाँ पर क्या दोनों गलत है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आपको रिलेट कराना है। इन्होंने क्या बताया अभिकथन, कि हम इस वजह से सहयोगात्मक करा रहे हैं ताकि टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहा है बच्चों को, वो भी इस प्रकार से कि सभी एक साथ काम करो, समूह में करो। और ऐसा क्यों कराया जा रहा है, वो इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि सामाजिक गतिविधि है। जब एक साथ सहयोगात्मक अधिगम करोगे, क्या है, सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा सामूहिक रूप से ज्ञान अर्जन करेगा, तो क्या होगी, पॉजिटिव चीज़ें हो गई। तो पॉजिटिव चीज़ें और इसी का ये आंसर दे रही है, तो इसी वजह से क्या होगा, सही वाक्य जो है बिल्कुल इन्होंने करेक्ट दी है। सिर्फ एक वर्ड से आपको देखने को मिल रहा है, वो है आपका सामूहिक रूप से ज्ञान सर्जन कर पाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, समूह रूप से कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार से आप वर्डों को देख कर भी थोड़ा आंसर जो है निकाल सकते हो। और दोनों ही चीज़ें क्या थी, पॉजिटिव थी।
क्या थी, दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव थी और प्लस दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर रही थी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको दोनों चीज़ें कई बार पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन क्या दोनों अपोजिट होगी या फिर रिलेट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या थी, चीज़ें रिलेट कर रही थी, इसी वजह से वाक्य भी इसकी सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या है आपका, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान को सर्जन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती। क्या पूछा है, महत्व नहीं देती, वो भी किस चीज़ में, कौन सी विधि में, ज्ञान में, वो भी सक्रिय रूप से। सबसे पहला व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण या फिर पारस्परिक शिक्षण। तो देखो पारस्परिक शिक्षण मतलब एक दूसरे के साथ सीखना, ये भी पॉजिटिव चीज़ें होगी। अन्वेषण मतलब खोज कर रहा है, डिस्कवरी कर रहा है। पीयर ग्रुप भी आपके, तीनों ही चीज़ें क्या होगी, आपकी पॉजिटिव चीज़ होगी। सक्रिय रूप से ही इसमें बच्चा लर्निंग करेगा। लेकिन आपकी सिर्फ व्यवहार अनुकूलन, आप किसी का यहाँ पर बिहेवियर कंडीशनिंग कर रहे हो, उसमें सक्रिय होना जरूरी नहीं है। अब वहाँ पर क्या है, आप कुत्ते को जो है रोज आप रोटी खिलाते हो, वो चुपचाप आके क्या कर लेता है, खा लेता है। लेकिन ऐसा थोड़ी आप उसे रोज सक्रिय कर रहे हो या कोई ऐसी चीजें थोड़ी है, वो क्या करता है, चुपचाप उसकी कंडीशनिंग हो रही है, बिहेवियर में उसका बदलाव आ रहा है, लेकिन उसमें उसे सक्रिय रूप से एक्टिव रोल उसका नहीं था, वो चीज पर हो रही थी। तो इसी वजह से क्या है यहाँ पर व्यवहार अनुकूलन। तो बाकी तीनों ऑप्शन में क्या था, सक्रिय भूमिका विद्यार्थी निभाता है, लेकिन जो आपका फर्स्ट वाला है इसमें टीचर या फिर ट्रेनर होता है, वो वहाँ पर सक्रिय भूमिका में मिलेगा। आगे चलते हैं 23 में क्या है, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। किसके द्वारा, निष्क्रिय अनुकरण में, भाई पैसिव है तो वहाँ पर सीख लेगा, अच्छे से नहीं सीख पाएगा। अगर उसे दंड दे रहे हो, पुरस्कार दे रहे हो, सीख पाएगा, अरे बिल्कुल नहीं सीखेगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बताया था टैग वर्ड में। आगे क्या है, जिज्ञासा तथा अन्वेषण क्या है, क्वेरीज और आपका डिस्कवरी मेथड, भाई ये तो अच्छी चीज़ है। आगे क्या आ गया, रूट भी आपका नेगेटिव, तीनों ही वर्ड नेगेटिव थे, एक ही आपका पॉजिटिव था, तो वही आंसर है, क्योंकि बेहतर और प्रभावशाली तरीके पूछा है। आगे है यहाँ पर 24 निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है। सबसे पहला अनुरूपक चिंतन, दूसरा प्रकार्यात्मक स्थिरता, अगला है बहुविधि तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, आगे है आपका प्रासंगिक सूचनाओं का केंद्रित होना। इन्होंने क्या पूछा, बाधक पूछा है, ठीक है। बाधक बताओ किस चीज में होगा, वो होगा यहाँ पर अनुरूप कर रहा है, चिंतन कर रहा है, अच्छी चीजें हैं। यहाँ पर विविध मतलब बहुविधि तरीकों से सीख रहा है, प्रस्तुत कर रहा है पर्सन, ये भी चीजें सही है। यहाँ पर प्रासंगिक मतलब रिलेटिव इन्फॉर्मेशन खोज रहा है, केंद्रित कर रहा है, फोकस कर रहा है उस पर, तो ये भी। लेकिन जो आपका यहाँ पर बी है, फंक्शनल फिटनेसिस जो है, स्थिरता, ये क्या हो जाती है आपकी, नेगेटिव हो जाती है। इसके ऊपर जो है मैंने स्टार्टिंग में मनोविज्ञान के स्कूल पढ़ाए आपको, उसमें ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो मनोविज्ञान के स्कूल देखना, उसमें चीज़ें आपको आ जाएगी, प्रकार्यात्मक क्या चीज़ें होती है। तो इसमें क्या था आपका, यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नए तरीकों से पुराने तरीकों के उपयोगों की क्षमता का अवरोध करती है, प्रक्रियात्मक मतलब क्या करेगी, चीज़ों में अवरोध उत्पन्न करती है, तो इसी वजह से आपका नेगेटिव हो जाएगा। आगे है 25, इसमें क्या है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जाती हैं, किस प्रकार की जाएगी। सबसे पहले वैकल्पिक अवधारणाओं पर कोई चर्चा किए बिना, भाई गलत है, कट कर दीजिए। आगे अनुमति नहीं, पूरा भी नहीं पढ़ने की जरूरत, क्या अनुमति भी नहीं दे रहे, ये भी हटा दीजिए। आगे क्या है आपका, यहाँ पर विद्यार्थियों को अपने विचार का साझा करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, प्लस साझा भी मिल गया और चर्चा भी मिल गया। ये तीनों टैग वर्ड बताए हैं, तो तीनों ही मिल गए, सही है। आगे भी देख लेते हैं, क्या है, दंड मिलना, नेगेटिव है, हटा दीजिए, सीधा का सीधा सी मिल गया आपको, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं। आगे 26 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य आपका अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्या है, जिज्ञासा को संतुष्ट करना, समझ को सुमनित करने के अधिगम, नगद पुरस्कार पाना, क्या ये आपका बाह्य अभिप्रेरणा है या फिर किसी कौशल को निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। देखो आपके दो प्रकार के क्या होते हैं यहाँ पर मोटिवेशन, एक आपका इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे होगा, जो खुद से आएगा, ठीक है, और लंबे समय तक चलेगा, ये आपका खत्म नहीं होता इजीली, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा जल्दी मिलेगा, खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसका कुछ रोल नहीं होता। जिज्ञासा को संतुष्ट करना आपका इंटरनल हो गया, समझ है इंटरनल हो गया, ऐसे आपका क्या कौशल को विकसित कर रहा है, इंटरनल चीजें हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका नगद पुरस्कार मिल गया, कुछ टाइम के लिए खत्म चीजें, तो क्या हो जाएगी सी, ये है आपका बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी आपको फंसा सकते हैं। तो चीज़ें जो बताई उसे ध्यान से समझना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल भी दे रखा है। क्या होता है आपके आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसे बताए इंटरनल, ऐसे आपकी बाह्य अभिप्रेरणा। इसमें जैसे पुरस्कार देना, प्रशंसा, प्रोत्साहन, ये क्या होती है, चीज़ें कम समय तक टिकती है। वहीं आंतरिक में क्या होगी, लंबे समय तक। आगे 27, इसमें क्या है, सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी उत्तरदायी ठहराती है। किसी अपनी योग्यता की कमी को उत्तरदायी ठहराता है। ठीक है। आगे क्या है, योग्यता को एक स्तर रूप में के तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावनाओं को विकसित करेगा। देखो क्या करती है वो, बार बार असफलता हो जाती है। ठीक है। कमी किसे मानती है, अपनी योग्यता को। इसमें क्या है, जिज्ञासा मिलेगी, भाई जिज्ञासा थोड़ी मिलेगी, वो तो वहां पर दुखी है। जिज्ञासा तो अच्छी चीजों में, क्यूरियोसिटी अच्छी चीजों में आती है। ऐसे क्या होगा, गर्व महसूस करेगी। भाई अच्छा काम थोड़ी है जो गर्व महसूस करेगी, आशा थोड़ी रखेगी। आशा भी एक ही टाइम पर 2 बार 3 बार, वो कई बार फेल हो चुकी है। तो क्या होगी, असहायता से सीखा हुआ भाव क्या हो जाएगा, वो हेल्पलेस खुद को महसूस करेगी। भाई मुझसे तो अब काम नहीं होगा, भाई मैं कभी सफल नहीं हो सकती। इस प्रकार की थिंकिंग जो है उसके माइंड में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपका 28, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस प्रकार की युक्ति से बचना चाहोगे। क्या है, उन्हें आप निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। आप यहाँ पर क्या करें, कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हो। ठीक है। इसके लिए क्या युक्ति से बचना चाहेंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, बचना चाहोगे। आगे चलते हैं। उन्हें पूर्व ज्ञान से संबद्ध जोड़ोगे। आगे वास्तविक जीवन से जोड़ोगे। भाई अच्छी चीजें, अवसर भी दे रहे हैं। वास्तविक जीवन से जोड़ना, अवसर देना, पॉजिटिव चीजें। ऐसे उदाहरण भी दे रहे हैं और गैर उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे इस तरीके से सिखा रहे हो। एग्जाम्पल भी दे रहे हो, नॉन एग्जाम्पल तरीके से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें तो सही लगी, लेकिन दोहराना मतलब रटने पर बल दे रहे हो। तो इसी चीज से क्या करोगे, आपको बचना होगा। देखो आपको वर्डों का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या कहा, बचना चाहोगे, तो किसमें, निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए। तो यही सही है। नेगेटिव चीजें पूछी थी, बस इसका पूछने का तरीका आपका थोड़ा अलग था। तो इसी वजह से जो है आपका ए सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। नेगेटिव पूछा था आपका, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। कौन सा करेगा, आपका स्कूल माहौल, आनुवांशिकता, संस्कृत संदर्भ, या फिर आपका अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। क्या पूछा, व्यक्तिगत कारक पूछा है, पर्सनल फैक्टर पूछा है। ये चीजें भी पढ़ी है। अब स्कूल में जा रहे हो, पर्सनल थोड़ी है, खुद का थोड़ी है। स्कूल में तो आपको बहुत बच्चे देखने को मिलेंगे। ये क्या होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर, संस्कृत फैक्टर हो गया। ऐसे आपका टीचर पेडागोजी, ये भी आपका क्या हो गया, इंटरनल, कैसे ये आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, बाहर से प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जो आपकी हेरिडिटी है वो क्या है, आपकी आंतरिक रूप से आपको प्रभावित करती है। उसमें क्या होगा, जो आप पर प्रभाव पड़ेगा वो हेरिडिटी के तौर पर पड़ेगा, उसे आप देख नहीं सकते। क्या है वो, इंटरनल है, पर्सनल फैक्टर आपके खुद के। तो इसी वजह से जो है आपका बी बिल्कुल सही होगा। आगे आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ का, ये आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा में चीजें दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ का रहने वाला है। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अध्यापक द्वारा, प्रदान पाठ से। ठीक है। आगे है निराशा की भावना से। आगे है आपका विद्यालय का मौद्रिक समृद्ध परिवेश। क्या है, समृद्ध मिल गया, पॉजिटिव चीज है भाई, ये तो सही होगा। आगे आपका व्यक्तिगत रूप से जो अनुदेशन दे रहे हैं, ये भी देखो जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से निर्देशन अनुदेशन पढ़ा रहे हैं, तो ये भी चीजें अच्छी है। लेकिन क्या है, निराशा की भावना क्या करेगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगर बच्चा पहले से ही निराशा में, तो वो चीजें भी नेगेटिव प्रभाव उसके अंदर पड़ेगा, वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने जो है आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए जो कि आपके एग्जाम में आए हुए थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये है आपका 6 फरवरी 2023 का पेपर। इसके बाद जो हम आपके बाकी के पेपर भी इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ये सारी क्लासेज जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले भी कुछ पेपर कराए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ। Thanks for watching. Keep learning, keep supporting EN learners.